हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपका एक चैप्टर था धर्म, धम और दंड। तो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सेकंड लेक्चर को देखेंगे और स्पेशली हमारा जो आज का जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का वो है धम। देखिए, फर्स्ट लेक्चर में हमने धर्म के अर्थ को काफ़ी डिटेल में कवर किया था, तो हमने धर्म को पूरी तरह पढ़ लिया है और आज के इस वीडियो में हम धम को काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, डायरेक्टली अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं और डायरेक्टली अब हम बात करते हैं कि आखिर धम की क्या मीनिंग थी। बट उससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो धम का जो अर्थ है वो धर्म से मिलता जुलता ही है, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन अब हम धम को समझ क्यों रहे हैं? देखो, हम यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो चैप्टर है वो है एंशियंट इंडिया, ठीक है। हमें प्राचीन भारत के बारे में यहाँ पर पढ़ाई करनी है। आपका जो चैप्टर वगैरह है उसमें हमें प्राचीन भारत में किस तरह से शासन वगैरह चलाया जाता था इस बात पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो उसी के रिगार्डिंग हम ये देख रहे हैं कि धर्म या दंड नीति की क्या इम्पोर्टेंस रही है या इनका क्या अर्थ रहा है। देखो, धर्म और जो धर्म था उसी के द्वारा शासन वगैरह प्राचीन काल में चलाया जाता था, इसीलिए हम इन टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं। अब धर्म को हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिया, फर्स्ट लेक्चर में हमने इसे काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। जब हम बात करते हैं धर्म की, तो धर्म को भी हम इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि धर्म के द्वारा भी प्राचीन काल में शासन चलाया जाता था। स्पेशली धर्म सिर्फ अशोक के मामले में ही हमें दिखाई देता है। अब अशोक एक प्राचीन काल के, प्राचीन भारत के शासक रहे हैं मगध साम्राज्य के। मगध साम्राज्य आज आपका जो बिहार, झारखंड और ये जो उत्तर प्रदेश वगैरह का एरिया, ये पूरा मगध साम्राज्य में था। हालांकि जब मगध साम्राज्य बहुत बड़ा हो जाता है तो वो पूरे भारत में ही आ जाता है। दक्षिण भारत का कुछ हिस्सा छोड़कर लगभग वो पूरे भारत में मगध साम्राज्य फैल जाता है। और अशोक के टाइम पर ऐसा ही होता है, एक बड़ा साम्राज्य अशोक के टाइम पर मगध साम्राज्य में शामिल होता है। अब मगध साम्राज्य के अंतर्गत या अपने साम्राज्य के अंतर्गत अशोक ने कई सारी नैतिक भावना से संबंधित कानूनों या नियमों को लागू किया, कई सारी कल्याणकारी नीतियां अपनाई, जिसको उसने धम्म नाम दिया। और इसी को हमें काफ़ी डिटेल में समझना है। अब ये जो धम्म है, इसके बारे में हमें नॉलेज कहाँ से मिलती है, हमें कहाँ से पता चलता है कि धम्म की क्या मीनिंग रही थी? देखो, जो धर्म है, अब धर्म के बारे में जो हमारा कौटिल्य हैं और जो मनुस्मृति वगैरह है, जो धर्मशास्त्र हैं, वो हमें धर्म के बारे में काफ़ी डिटेल में जानकारी देते हैं। लेकिन जब बात आती है धम्म की, तो धम्म को समझाने वाले वो स्रोत कौन से हैं? तो वो हैं शिलालेख। धम्म को शिलालेख वगैरह, अशोक ने कई सारे शिलालेख वगैरह लिखवाए थे, यानी कि पत्थरों के ऊपर कई सारी चीज़ें उसने अपने आदेश वगैरह लिखवाए थे। और ये जो शिलालेख हैं या ये जो स्तंभ वगैरह हैं, ये हमें जानकारी देते हैं अशोक के धम्म के विचार की। यहाँ तक बहुत जो बातें हुई वो बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी मैंने आपको यहाँ पर समझाई। अब हम टॉप यहाँ पे पॉइंट वाइज इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये धम्म क्या है। अशोक ने अपने शासनकाल में धर्म एवं नैतिकता की स्थापना के लिए कुछ नियम निर्धारित किए, जिसे धम्म कहा गया। तो सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे दो लाइन में ही आपको समझ में आया कि धर्म और नैतिकता से संबंधित कुछ नियम अशोक ने अपने साम्राज्य में, अपने शासनकाल में लागू किए थे, जिसे धम्म कहा जाता है। ठीक है। धम्म धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। देखो दोस्तों, यहाँ पर समझो, जो जो संस्कृत शब्द है धर्म, उसको नॉर्मली प्राकृत में धम्म कहा जाता है। इसे समझो, प्राचीन भारत में ना संस्कृत भाषा एक बहुत बड़ी भाषा मानी जाती थी, इसका बहुत ज़्यादा सम्मान था। सम्मान कैसे? कि इसे उच्च वर्गों के, जो ऊंची जाति के लोग थे, स्पेशली ब्राह्मण वर्ग जो थे, वो संस्कृत का प्रयोग करते थे ज़्यादातर। लेकिन जिनको संस्कृत वगैरह नहीं आती थी या जो संस्कृत में इतना ज्ञान नहीं रखते थे, ग्रामर वगैरह इतनी नहीं जानते थे संस्कृत से संबंधित, वो प्राकृत भाषा बोला करते थे। प्राकृत का मतलब था नॉर्मली आप स्थानीय भाषाएं कह लो, ठीक है। नॉर्मली जो लोगों को आसानी से समझ में आ जाए, आम लोगों की जो बोलचाल की भाषा थी वो प्राकृत थी, ठीक है। संस्कृत समझ लो एक हाई क्लास की एक भाषा थी उस समय। तो संस्कृत में नॉर्मली धर्म कहा जाता था, एक शब्द धर्म है, ठीक है। और प्राकृत में इस धर्म को धम्म कहा जाता है। तो यहाँ ये चीज़ हमें थोड़ा सा ये दर्शाती है कि धर्म और धम्म में ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि ये धर्म का ही एक बिगड़ा हुआ रूप कह लो या प्राकृत आम बोलचाल में धम्म कहा जाता था।
सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, कोई बात नहीं। जिसका अर्थ है, यानी कि जो धम है उसका अर्थ यहाँ पे बताया जा रहा है, जिसका अर्थ है सार्वजनिक कानून या धार्मिकता। यदि कोई विस्तार करना पसंद करता है तो वह कह सकता है कि समाज में पाई जाने वाली सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था। देखो, नॉर्मली जो धर्म शब्द है उसका अर्थ है सार्वभौमिक, यानी कि सबके लिए सार्वभौमिक या सार्वजनिक कानून या धार्मिकता। ठीक है, धर्म का ये मतलब है कि सबके लिए जो कानून वगैरह हैं, धार्मिकता है जो है वो। इसके अलावा अगर कोई ज़्यादा गहराई में जानना चाहे तो धर्म का मतलब समाज में जो भी सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था विद्यमान थी अशोक के टाइम पीरियड में, उसे धर्म के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसके शाब्दिक अर्थ को देखा। इस शब्द का एक तरह से उनके आदेशों में, यानी कि अशोक के आदेशों में धम्म शब्द का उपयोग करने के तरीके को देखते हुए बहुत अधिक सामान्य अर्थ है, हालांकि अशोक ने इसे व्यापक अर्थ दिया है। देखो, अब अशोक ने अपने कई सारे आदेश पारित किए थे। आदेशों को हमें आदेश शिलालेखों के द्वारा उसने आदेशों को दूर दूर तक फैलाया था, दूर दूर तक उसके आदेश फैले हुए थे। ठीक है, हमें जो शिलालेख वगैरह हैं वहाँ से हमें जानकारी मिलती है कि अशोक ने कई सारे आदेश अपने शासन को चलाने के लिए दिए थे। अब अशोक के आदेशों के द्वारा भी हम धर्म को काफ़ी गहराई से समझते हैं, लेकिन फिर भी अशोक ने नॉर्मली अगर बात करें तो जो धर्म है उसका सामान्य अर्थ है, लेकिन अशोक ने इसको बहुत ज़्यादा गहराई में इसका अर्थ दिया है इसको। मतलब कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि अशोक ने धम्म शब्द को काफ़ी व्यापक अर्थ दे दिया। वैसे तो नॉर्मली ये शब्द है, बाकी अशोक ने इसको काफ़ी बड़ा अर्थ दिया है। अशोक के दो प्रमुख प्रकार के शिलालेख हैं। एक है प्रमुख शिलालेख और दूसरा है लघु शिलालेख। इसके अलावा कुछ स्तंभ लेख हैं जो अशोक के धम्म के विचार को समझाते हैं। ये सभी परिभाषित करते हैं कि वह धम्म का क्या अर्थ है, यानी कि अशोक के धर्म का क्या अर्थ है। अत्यंत आत्मनिरीक्षण, अत्यंत आज्ञाकारिता और अत्यंत उत्साह की अवधारणा, जिसमें करुणा, उदारता, सच्चाई, पवित्रता, सौम्यता, अच्छाई, महान या महानता, शुद्ध इरादे, सामाजिक संबंधों का उचित रखरखाव और पशु वध यानी कि पशु बलि से अनुपस्थिति जैसे कार्य धम्म के अर्थ में शामिल हैं। देखो दोस्तों, अशोक के धम्म का जो अर्थ है वो हमें कैसे पता चलता है? शिलालेखों के द्वारा, स्तंभ लेखों के द्वारा। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो अशोक हैं उसके दो प्रमुख प्रकार के शिलालेख हैं। जो शिलालेख हैं उन्हें दो प्रकारों में बांटा गया है, एक है प्रमुख शिलालेख और एक है लघु शिलालेख, जो कि और कुछ स्तंभ लेख भी हैं। तो ये सभी परिभाषित करते हैं कि धम्म का क्या अर्थ है, ये हमें बताते हैं कि धम्म की क्या मीनिंग है। कुल मिलाकर अगर शॉर्ट में कहा जाए तो ये सब हमें क्या बताते हैं कि धम्म है वो अत्यंत आत्मनिरीक्षण पर बल देता है, आज्ञाकारिता पर बल देता है, मतलब आदेशों का पालन किया जाए, अत्यंत उत्साह पर बल देता है। ये जो धम्म है उसमें करुणा की अवधारणा है, उदारता की अवधारणा का मतलब दया की अवधारणा, सच्चाई है, पवित्रता है, अच्छाई है, अच्छे इरादे हैं, सामाजिक संबंध है, पशु बलि नहीं करना या उस पर प्रतिबंध लगाना, ये सारे चीज़ें धम्म के अर्थ में शामिल हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। प्रमुख शिलालेख और लघु शिलालेख में संक्षिप्त रूप से अशोक के राज्य से संबंधित सिद्धांत उल्लेखित हैं। अब जो अशोक के शिलालेख हैं दोस्तों, अगर हम उनको थोड़ा सा समझ लेंगे तो हमें धम्म की मीनिंग काफ़ी बेटर तरीके से समझ में आएगी। अब एक्चुअली कहा जाए तो धम्म को समझने के लिए हमें अशोक के शिलालेखों को एक बार पढ़ना जरूर पड़ेगा। इसीलिए अब हम जो अशोक के शिलालेख हैं उनको पढ़ लेते हैं। तो मेनली अभी हम प्रमुख शिलालेखों को देखेंगे, तो इन्हें वन बाय वन करके हम समझ लेते हैं, क्योंकि ये जितने भी शिलालेख हैं वो हमें अशोक के धम्म की नीति का अर्थ बताएंगे। अब जो पहला प्रमुख शिलालेख है उसमें पशु बलि और उत्सव समारोह के निषेध शामिल हैं, अर्थात जानवरों की बलि देने के अनुष्ठान का निषेध है। अब देखो, जो पहला प्रमुख शिलालेख वगैरह है उसमें क्या है, जो पशु बलि वगैरह दी जाती थी, पहले प्राचीन भारत में पशु बलि वगैरह की भी प्रथा थी, तो इस पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। पहले शिलालेख में इसका निषेध किया गया है, इस पर प्रतिबंध
लगाया गया है। देखो कई बार ना कुछ उत्सव समारोह वगैरह होते थे जिसमें बलि वगैरह भी दी जाती थी, ये प्रथा थी, तो इसको निषेध किया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा दूसरा प्रमुख प्रमुख शिलालेख सामाजिक कल्याण के कुछ उपायों से संबंधित है, जिसमें पुरुषों और जानवरों के लिए चिकित्सा केंद्र, कुओं के साथ आपूर्ति की जाने वाली सड़कों का निर्माण, छायादार पेड़ों के साथ रहना, औषधीय जड़ी बूटियों का रोपण शामिल है। अब देखिए जो दूसरा प्रमुख शिलालेख है वो सामाजिक कल्याण की बात करता है, सामाजिक कल्याण के बारे में कुछ चीज़ें हमें बताता है। जैसे कि सामाजिक कल्याण का मतलब है कि समाज की भलाई से संबंधित कुछ कार्य, जैसे कि चिकित्सा केंद्र मतलब इलाज के लिए कुछ केंद्र वगैरह खोलना सरकार के द्वारा यानी कि राज्य के द्वारा उस समय। कुओं के जो सड़कें वगैरह थी उसके पास में कुओं वगैरह का होना और छायादार पेड़ों का भी लगाया गया होना। तो ये सारे कार्यों के बारे में हमें प्रमुख शिलालेख जो दूसरा है उसमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक शब्द आया है औषधीय जड़ी बूटियों का रोपण। इसका मतलब है कि दवाई से संबंधित जो जड़ी बूटियां वगैरह हैं उनकी खेती की जानी। वैसे आज भी सरकार कुछ ड्रग्स होते हैं जैसे कि जो दवाई वगैरह में काम आते हैं, बनाने में दवाई बनाने में काम आते हैं, तो उनका सरकार खेती करवाती है उनकी। तीसरे प्रमुख शिलालेख में कहा गया है कि ब्राह्मणों के प्रति उदारता और सभी संप्रदायों के बीच सहिष्णुता की मानसिकता की बात की गई है। जो तीसरा प्रमुख शिलालेख है वो ब्राह्मणों के प्रति उदारता की बात करता है, क्योंकि अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म को अपना लिया था और उस बौद्ध धर्म के प्रचार पर बल दिया था। और कई बार हम लोग धर्म को भी बौद्ध धर्म के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। तो यहाँ तीसरा शिलालेख हमें बताता है कि अशोक ने अपनी नीति में क्या शामिल किया था, या अशोक की जो नीति रही धर्म वगैरह की, उसमें अशोक ने ब्राह्मणों के प्रति उदारता पर भी बल दिया था। और जितने भी संप्रदाय के लोग हैं जैसे कि जैन हो गए, दूसरे धर्म के जो उस समय लोग थे प्राचीन भारत में, उनके बीच सहिष्णुता यानी कि सहयोग की मानसिकता पर बल देने की बात इस तीसरे शिलालेख में की गई थी। अब जो चौथा शिलालेख है वो मानता है कि धम्म की नीति ने लोगों की सामान्य स्थितियों में सुधार किया है और एक ज़बरदस्त नैतिक प्रगति हुई है। अब देखो दोस्तों, जो चौथा प्रमुख शिलालेख है वो कहता है कि धम्म की नीति लागू करने से जो लोग हैं उनकी सामान्य परिस्थितियों में सुधार हुआ है। ये चीज़ें ये मानता है, ठीक है, और एक नैतिक प्रगति हुई है। इसके अलावा जो पांचवा प्रमुख शिलालेख है वो सामाजिक और प्रशासनिक कल्याण के मामलों के लिए समर्पित है। जेलों को सुधारक के रूप में बनाता है, ना कि यातना का स्थान या कयामत का घर। यह धम्ममता की नियुक्ति को भी संदर्भित करता है, जिनका काम धम्म के शिक्षण और अभ्यास पर जोर देने के साथ आबादी के सामान्य कल्याण से संबंधित था। अब देखो जो पांचवा प्रमुख शिलालेख है वो हमें अशोक के सामाजिक और प्रशासनिक कल्याण से संबंधित कुछ बातें हमें बताता है। इस पांचवें शिलालेख में जेलों को सुधार गृह के रूप में बनाने की बात की गई थी, ना कि यातना के रूप में, यानी कि जो जेल है वहाँ पर मुजरिमों को सुधारा जाए, यहाँ इस बात पर बल दिया गया था। और यहाँ पर धर्म के शिक्षण का पर भी बल दिया गया था। धम्मता यानी कि एक तरह से समझ लो एक टीचर के रूप में धम्मता की नियुक्ति पर बल दिया गया था, जो धम्म की जो नीतियाँ वगैरह है उसको फैलाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है, जब एक बार कंक्लूड करूँगा मैं तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी बस आप समझते रहिए, ये सारी चीज़ें हमें धम्म के बारे में बता रही हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें पढ़नी है वही चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं, कुछ भी आउट ऑफ नहीं है। छठा प्रमुख शिलालेख महामतों के माध्यम से राजा और उसकी प्रजा के बीच संबंधों को भी स्पष्ट करता है। अब जो छठा शिलालेख है वो जो राजा है और जो प्रजा है उसके संबंधों के को स्पष्ट करता है महामतों के द्वारा। महामत कौन थे? तो ऊंचे पद पर जो अधिकारी थे अशोक के साम्राज्य में, मगध साम्राज्य में उस समय, उन्हें महामत कहा जाता था। महामतों को किसी भी समय राजा को अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा जाता था। इस फरमान से यह आभास होता है, ऐसा पता लगता है कि अशोक ने अधिकारियों और पदाधिकारियों की एक सुव्यवस्थित प्रणाली के माध्यम से राज्य पर नियंत्रण किया। राजशाही का उनका अनुभव काल के सैद्धांतिक कार्यों से इसके बारे में उनके ज्ञान और उनके अपने व्यक्तित्व ने उन्हें इतने विशाल क्षेत्र के राजा होने की जिम्मेदारी से अवगत कराया है।
देखिए दोस्तों, अब अशोक का जो छठा शिलालेख है वो हमें कई बातें बताता है, जैसे कि प्रजा और राजा के बीच संबंधों को के बारे में बताता है। स्पेशली ये मतों, जो महामात्र होते थे उनकी बात करता है ये, ठीक है। महामात्र भी कह सकते हैं, महामात्र भी कह सकते हैं। ये वो अधिकारी थे जो अशोक के प्रशासन में काफ़ी ऊंचे पद पर विराजमान थे। अब अशोक या जो राजा थे उस समय, वो इन महामतों से या ये जो अधिकारी थे इनसे कभी भी रिपोर्ट मांग सकता था किसी भी कार्य को लेकर। तो इससे हमें ये पता चलता है जो अशोक था या जो अशोक राजा थे उन वो अधिकारियों और उन्होंने एक पद अधिकारियों की यानी कि प्रशासनिक प्रणाली को काफ़ी सुव्यवस्थित किया था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया था ताकि जो पूरा साम्राज्य है उसको कंट्रोल किया जा सके। अब जो सातवां प्रमुख शिलालेख है वो संप्रदायों के बीच, जितने भी संप्रदाय हैं उनके बीच सहिष्णुता के लिए निवेदन करता है, मतलब एक रिक्वेस्ट करता है। और राजा को ये जो शिलालेख है वो दर्शाता है कि राजा को इस बात का एहसास हुआ कि अलग अलग ये जो संप्रदाय हैं इनके बीच सांप्रदायिक संघर्षों से कितना नुकसान होगा। तो जो राजा था यानी कि अशोक, उसको पता था कि सांप्रदायिक संघर्षों से काफ़ी नुकसान होता है, इसलिए इन्होंने सहिष्णुता का निवेदन किया था सातवें प्रमुख शिलालेख में। आठवां प्रमुख शिलालेख पर्यटन के महत्व पर जोर देता है, अर्थात धम्म यात्रा, यानी कि धम्म के प्रचार के लिए जो यात्रा की जाती थी उस पर भी बल देता है और पर्यटन टूरिज्म पर भी बल देता है, यात्रा करने पर बल देता है। देखो दोस्तों, प्रमुख शिलालेख क्या है, दोबारा से एक बार बता दूं तो शिलालेख वो लेख हैं जिनको बड़े बड़े पत्थरों पर लिखा गया है। अब यहाँ पर समझिए ये शिलालेख क्या है। अशोक ने अपने आदेशों को दूर दूर तक, अब जहाँ जहाँ तक साम्राज्य उनका था वहाँ तक अपने आदेशों को शिलालेख पर लिखवाया है और दूर दूर तक उसे मतलब स्थापित किया है। ठीक है, आप समझिए इस बात को। तो ये हम उसी शिलालेखों का अध्ययन हम कर रहे हैं यहाँ पर। अब जो नौवां प्रमुख शिलालेख है वो नैतिकता के महत्व को दर्शाता है। 10वां प्रमुख शिलालेख प्रसिद्धि और महिमा की निंदा करता है। ये कहता है कि जो लोग फेमस होना चाहते हैं, प्रसिद्धि वगैरह, उसकी निंदा करता है, महिमा वगैरह की निंदा करता है। और ये इस बात पर जोर देता है कि राजा की इच्छा एकमात्र महिमा है और उसकी प्रजा धर्म के सिद्धांतों का पालन करती है। इसका उद्देश्य अगली दुनिया में योग्यता प्राप्त करना और इसमें मनुष्य के लिए खतरे का उन्मूलन करना है। देखो दोस्तों, 10वां शिलालेख में ये बातें लिखी हैं कि जो प्रसिद्धि है और जो महिमा है उसकी निंदा की गई है 10वें प्रमुख शिलालेख में। इसके अलावा सिर्फ राजा की महिमा की बात की गई है कि राजा की एकमात्र महिमा है जिसके कारण जो प्रजा है वो धर्म के सिद्धांतों का पालन करती है। और धर्म का पालन इसलिए करना आवश्यक है ताकि जो अगली दुनिया आएगी, पहले जो प्राचीन जो लोग थे उनका विश्वास था ना कि अगली दुनिया आएगी तो उसमें जो मनुष्य के लिए जो खतरा है वो टल जाएगा। 11वां जो प्रमुख शिलालेख है उसमें धम्म की व्याख्या है। अशोक के लिए धम्म जीवन का एक तरीका है और उसकी अपनी नैतिक शिक्षाओं से संबंधित नीतियों का सार है। यह आदेश परिवार के महत्व पर भी जोर देता है। तो 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। यह हमें बताता है कि जो अशोक है उसके लिए धम्म का अर्थ उसका मतलब जीवन जीने का एक तरीका था। नैतिक शिक्षाओं से संबंधित जो नीतियां हैं वो धम्म है। ये सारी बातें हमें 11वें शिलालेख में समझ में आती हैं। अभी कंक्लूजन होगा, बस एक बार देख लो थोड़ा सा। 12वां प्रमुख शिलालेख विभिन्न संप्रदाय के बीच सहिष्णुता के लिए एक प्रत्यक्ष और जोरदार दलील है। इस प्रकार यह शिलालेख सभी संप्रदायों के आवश्यक सिद्धांतों की समग्र प्रगति को दर्शाता है। अब देखो दोस्तों, ये 12वां शिलालेख भी जैसे कि दूसरा एक दो शिलालेख और थे जो सहिष्णुता की बात करते हैं, उसी तरह अब जो 12वां शिलालेख है वो भी सहिष्णुता की बात करता है, एकता की बात करता है, दलील देता है कि सभी को एकजुट होना चाहिए, सभी संप्रदायों के बीच सहिष्णुता होनी चाहिए, संतुलन होना चाहिए, इस पर बल देता है, सभी की प्रगति को दर्शाता है ये। 13वीं प्रमुख शिलालेख आदेश अब तक महत्वपूर्ण है। जो 13वां प्रमुख शिलालेख आदेश है ना अशोक का, वो अभी भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह युद्ध के साथ होने वाली मौतों और निर्वासन को निंदनीय मानता है। अब युद्ध होते हैं तो कई लोग बेघर हो जाते हैं, निर्वासित हो जाते हैं, मौतें होती हैं, तो उसकी निंदा करता है ये 13वां शिलालेख। और अशोक जोर देकर कहते हैं कि धम्म का विचार युद्ध के विचार के खिलाफ है। धम्म का जो विचार है वो युद्ध के खिलाफ के विचार
युद्ध के विचार के खिलाफ है। अंतिम प्रमुख शिलालेख एक छोटा लेख है जो हर रूप में सभी विषयों में धर्म की शिक्षाओं को फैलाने के लिए राजा के इरादों को समझाता है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने सभी के सभी शिलालेखों को समझा। ठीक है, यहाँ हमने एक थोड़ा सा हो सकता है बोरिंग रहा हो आपके लिए, बट फिर भी आपका सिलेबस है तो हमें पढ़ना है तो है, बट ये बोरिंग नहीं है। ये एक एंशियंट जो हिस्ट्री रही है, जो प्राचीन इतिहास रहा है, उससे संबंधित, और ये बातें अगर आप जानते हैं, अगर आप समझ जाते हैं, तो आगे आप अगर कोई बुक किताब पढ़ेंगे, अगर कोई किताब आप प्राचीन भारत की पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, तो वो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमने अशोक के सिद्धांत, अशोक के जो धर्म का विचार है, उसको प्रमुख शिलालेखों के तहत समझने का थोड़ा प्रयास किया। अभी ये आगे हमारे थोड़ा काम आएगा। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। अब तो अशोक के बौद्ध धर्म से जुड़े लघु शिलालेख, तो हमने प्रमुख शिलालेखों को अभी देखा। जो लघु शिलालेख हैं वो राज्य के सिद्धांत पर अपने विचारों को प्रकट नहीं करते, हालांकि स्तंभ आदेश करते हैं। देखो, जो प्रमुख शिलालेख थे ना, वो हमें राज्य के सिद्धांत के बारे में बताते हैं, मतलब ये कि राज्य कैसे चलता था, और धम का ही सिद्धांत मेन था उस समय। तो प्रमुख शिलालेख इनडायरेक्टली हमें धम के बारे में बताते हैं, इसलिए हमने प्रमुख शिलालेखों को पढ़ लिया। लेकिन जो लघु शिलालेख हैं वो के सिद्धांत से संबंधित कोई बात नहीं करते हैं, इसलिए इनको पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, और हमें इनको पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, हाँ, जो स्तंभ आदेश वगैरह हैं उसमें धर्म के कुछ विचारों के बारे में, या जो राज्य था उसके शासन वगैरह के बारे में कुछ बातें लिखी हैं जो धर्म से ही संबंधित हैं, तो उन्हें अभी हम समझ लेंगे। यहाँ पर जो भी बातें लिखी हैं नोट्स में, वो सारी की सारी धर्म, जो स्तंभ लेख वगैरह में जो बातें हैं धर्म से संबंधित, वही सारी यहाँ पर इंक्लूड हैं। तो ये कंक्लूजन की तरह यहाँ पे जितने भी पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इनको एक बार आप ध्यान से थोड़ा समझें। प्रमुख चट्टान स्तंभ शिलालेखों के अध्ययन के बाद अशोक के राज्य के सिद्धांत के रूप में, जैसा कि उनके धर्म में शामिल है, को राजशाही के उनके दृष्टिकोण में अभिव्यक्त किया जा सकता है। राजसी परिश्रम और प्रयासों का सिद्धांत, सभी की भलाई का एक सिद्धांत, और राजा के बच्चों के रूप में लोगों की कल्पना करने वाला पैतृक सिद्धांत। देखो दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जाए तो अशोक के शिलालेख और स्तंभ लेखों के द्वारा हमें पता चलता है कि अशोक का धर्म का जो विचार था वो यही था कि अशोक के धर्म के विचार में एक ये सभी की भलाई का सिद्धांत शामिल था एक, और सभी को एक पैतृक सिद्धांत शामिल था। मतलब जो जनता थी वो राजा के बच्चे की तरह थी। मतलब राजा ने, यानी कि अशोक ने इस बात पर बल दिया धर्म की नीति के तहत कि प्रजा राजा को अपने पिता समान माने। ठीक है, राजा पर विश्वास करें। इसके अलावा अशोक के जो धर्म के सिद्धांत हैं वो राजसी परिश्रम, यानी कि परिश्रम वगैरह पर बल देती हैं। तो ये सिद्धांत इसमें शामिल हैं। अशोक के धर्म सिद्धांत के अंतर्गत सत्यता, सिधाई, द्वेष से मुक्ति और करुणा और सहनशीलता जैसे गुणों से युक्त राजा की अपेक्षा करता है। अब राजा की अपेक्षा क्या, यहाँ पे आप नोट्स में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन यहाँ पे समझो, जो अशोक का धर्म का सिद्धांत है वो सत्यता पर आधारित है, सिधाई पर आधारित है, द्वेष से मुक्ति, किसी भी प्रकार की दुश्मनी ना हो, जलन की भावना ना हो, दया की भावना होनी चाहिए, सहनशीलता की भावना होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, और एक राजा से अपेक्षा की गई है कि राजा के अंतर्गत ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, और साम्राज्य में ये सारी जो सिद्धांत हैं, ये जो नैतिकता से संबंधित ये जो विचार हैं वो लागू हों। ये चीज़ें अशोक के धर्म के सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं। अशोक धर्म महामत नामक अधिकारियों के एक समूह को धार्मिकता के अधिकारियों के रूप में भी स्थापित करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि धर्म के मानदंडों और नियमों को सभी द्वारा लागू किया जा रहा है या नहीं। देखो दोस्तों, अशोक ने, मैंने बताया था ना, महामात्र वगैरह, वो ऊंचे पद पे जो अधिकारी थे वो अशोक के प्रशासन में, लेकिन अलग से भी अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए या धर्म की नीतियों को लागू किया जा रहा है या नहीं, इसको देखने के लिए भी अलग से धर्म महामत या धर्म महामात्र अधिकारियों की नियुक्ति की थी। अंततः कहा जा सकता है कि अशोक का धर्म अहिंसा की स्थिति मानता है, जिसमें कई आदर्शों और प्रथाओं को शामिल किया गया है। अशोक के धर्म के सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत में भी महत्वपूर्ण था। सामाजिक
कल्याण का एक कार्यक्रम। अब धार्मिक और राजनीतिक और सामाजिक सिद्धांत से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या था? सामाजिक कल्याण का एक कार्यक्रम, जैसे चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना, रक्षा, संचार, अंधविश्वासों पर बेकार खर्च को रोकना। तो ये सारी चीज़ें अशोक के धम्म के सिद्धांत में शामिल थी। तो अशोक का जो धम्म का सिद्धांत था वो अहिंसा की स्थिति को मानता था, ठीक है, मतलब हिंसा पर रोक लगाता था, पशु बलि की निंदा करता था, अंधविश्वासों पर बेकार खर्च को रोकने का पर बल देता था। देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे कंक्लूजन कर लेते हैं ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाए, और दंड को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी इंपॉर्टेंट है कुछ बातें, अभी आप रुकिए वीडियो में। देखो, हम पढ़ रहे थे कि धम्म का क्या मीनिंग होती है। अब धम्म को हम सिर्फ अशोक के ही कॉन्टेक्स्ट में पढ़ सकते हैं, बिना अशोक को पढ़े हम धम्म को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि धम्म की बात कौटिल्य ने नहीं की, ठीक है, मनु ने नहीं की। ये प्राचीन विचारक रहे हैं और प्राचीन भारत में ये प्रमुख हैं। मनु हो गए, कौटिल्य हो गए, शुक्र हो गए, ठीक है, और मगध साम्राज्य वगैरह हो गया। तो ये सब यही है प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत में जब हम राजनीतिक इतिहास देखते हैं तो इन्हें हमें सिर्फ यही लोग दिखाई देते हैं। अब हम धम्म की जब बात करते हैं तो धम्म कौटिल्य ने नहीं बताया, इसलिए हमने कौटिल्य को नहीं पढ़ा। मनु वगैरह या पुराने किसी दूसरे विचारक ने हमें धम्म के बारे में नहीं बताया, उन्होंने हमें धर्म बताया है, धम्म नहीं बताया। तो हमने उनके कॉन्टेक्स्ट में धम्म को नहीं समझा। लेकिन धम्म बताया किसने है? धम्म की नीतियों को किसने लागू किया? तो अशोक ने किया, इसलिए हम अशोक को ही पढ़ते हैं। इसमें हम अशोक की जितनी भी नीतियां हैं उन सभी को पढ़ना पड़ता है हमें इसमें। देखो, अब अशोक ने हमसे कभी भी हम मतलब अपने सिद्धांतों में कभी डायरेक्टली नहीं कहा कि ये 4 लाइन में लिख दिया उसने कि ये धम्म का अर्थ है, नहीं। अशोक, बौद्ध धर्म अशोक ने अपना लिया। अब बौद्ध धर्म के अंतर्गत उसने धम्म शब्द का प्रयोग किया। अब उसके अंतर्गत उसने जिन भी नैतिक चीज़ों को अपनाया, हम उन सभी को धम्म मानते हैं, ठीक है। अशोक ने जो भी नीतियां अपनाई वो सभी हमारे लिए धम्म हैं। अशोक ने कहा पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया जाए, तो हमने इसको भी धम्म का एक सिद्धांत मान लिया, धम्म के अंतर्गत आता है ये। धम्म कोई एक चीज़ नहीं है, धम्म के अंदर बहुत नैतिकता से संबंधित जितनी भी नीतियां थी अशोक की, वो सारी शामिल हैं। अशोक ने जो सामाजिक कल्याण किया वो भी धम्म के अंतर्गत आता है। अशोक ने सहिष्णुता, एकता पर बल दिया लोगों की, ये भी धम्म के अंतर्गत आता है। अशोक ने महामात्र अधिकारियों पर मतलब ज़्यादा ध्यान दिया, मतलब उनसे रिपोर्ट वगैरह मांगी, तो ये भी धम्म के विचार में आता है कि उसने एक पदाधिकारियों का एक सुव्यवस्थित प्रणाली स्थापित की। उसने पर्यटन पर बल दिया, धम्म यात्रा पर बल दिया, ये भी धम्म की नीति है एक, कि धम्म का प्रचार के लिए दूसरे देशों में यात्रा की जाए। शिलालेख, नैतिकता के महत्व। अब जो नैतिकता है इस पर भी जो बल दिया गया है, ये भी धम्म का ही एक विचार है। और जो प्रसिद्धि और जो महिमा का जो विचार है उसकी निंदा की गई है अशोक के शिलालेखों में, और इसको भी हमने जोड़ लिया है कि ये भी एक धम्म का ही एक विचार है, धम्म के ही सिद्धांतों में ये एक शामिल है। तो ये सारी चीज़ें हमें अशोक के धम्म को समझाती है, ठीक है। हमें क्या समझाती है? अशोक के धम्म को। अशोक पैतृक सिद्धांत को अपनाता है, मतलब प्रजा से कहता है कि वो राजा को पिता समान माने, राजा को एक तरह से सम्मान दे या राजा पर विश्वास करे। तो ये भी धम्म के रूप में हम इसको भी मानते हैं। और यहाँ पर जितनी भी बातें लिखी ये सब क्या है? धम्म से संबंधित ही विचार हैं। तो धम्म में ये सारी चीज़ें आती हैं, अशोक के सभी विचार शामिल होते हैं, और इसीलिए हमने यहाँ पर काफ़ी डिटेल में अशोक को पढ़ा। तो यहाँ तक काफ़ी बेटर तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी सारी बातें। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे का क्वेश्चन हो सकता है कि सर क्या हमें ये सारी की सारी चीज़ें लिख के आनी पड़ेंगी? देखिए दोस्तों, अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है कि सिर्फ आपको धम्म ही डिटेल में लिखना है तो आपको सारी बातें लिखनी पड़ेंगी। हाँ, ये कर सकते हो आप कि अपने अकॉर्डिंग लर्न करो। ज़रूरी नहीं कि जो नोट्स मैंने आपको इतना 4 लाइन का दिया आप इसे 2 लाइन का भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। आप इसे अपने शब्दों में भी 4 लाइन का बना सकते हो। तो आप कि जैसी इच्छा हो आप वैसे कर लेना, लेकिन आपको सारे पॉइंट लर्न करने पड़ेंगे। हाँ, अब ये कन्फ्यूज़न है कि 8वां शिलालेख, 10वां शिलालेख, अब इसमें आपको दिक्कत हो सकती है कि एग्जैक्ट आप नहीं लिख सकते ना, याद करना, इसे तो रटना पड़ेगा कि किस शिलालेख में क्या बात की गई है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो कि आपको ज़रूरी नहीं कि आप 14 के 14 शिलालेख लिख कर आओ। आप ये लिख सकते हो कि अशोक के कुछ प्रमुख शिलालेख इस तरह हैं, तो आप 7, 8 ऐसे करके लिख सकते हो। बाकी आप ज़रूरी नहीं कि डायरेक्टली नाम बताओ वहाँ पर, 8वां प्रमुख शिलालेख या 9वां प्रमुख शिलालेख, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो, अशोक के एक शिलालेख में पर्यटन को महत्व दिया गया है, अशोक के एक शिलालेख में नैतिकता को महत्व दिया गया है, अशोक का एक ऐसा शिलालेख है जिसमें प्रसिद्धि और महिमा की निंदा की गई है,
बहुत सारी बातें आप ऐसे बनाकर लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे याद करेंगे कि 9वें शिलालेख में ये लिखा है तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, 8वें में ये लिखा है तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। यहाँ तक तो टीचर को भी लर्न नहीं होता, ठीक है। ये तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए लर्न करना पड़ता है। और यहाँ पर तो हमें अपने एग्ज़ाम में पेजेस भर कर आने हैं ना, मतलब लिख कर आने हैं काफ़ी। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी आप लर्न कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बाकी कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट कर सकते हो। बाकी इतना श्योर मानो कि यहाँ पे जो भी नोट्स वगैरह दिए गए हैं बिल्कुल अप टू द मार्क है, बिल्कुल सही है नोट्स वगैरह। आप इनका अगर यूज़ करेंगे अपने एग्ज़ाम में तो बिल्कुल भी आंसर आपके गलत नहीं हो सकते। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।